जय हिंद, गुड आफ्टरनून। माधव, वंश, अंशिका, सावरी, 4 लोग हैं। चार लोग ही आए हैं क्या? कौन कौन नहीं आया? अनन्या और गुनगुन। देखो, कल हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सर्किट्स। ठीक है, यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। देखो, सबसे पहला टाइप क्या था हमारा? क्लोज सर्किट। ठीक है, तो क्लोज सर्किट वो होता है जिसमें कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं होता है। ओपन सर्किट जिसमें कोई ना कोई ब्रेक पॉइंट होता है। क्लोज सर्किट में क्या रहता है? कंटिन्यूस फ्लो रहता है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। और जो ओपन सर्किट होता है उसमें कंटिन्यूस फ्लो नहीं रहता है इलेक्ट्रिक करंट का। एक था हमारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का पाथ होता है वो बाईपास हो जाता है, मतलब लोड पे जाने से पहले ही उसे कोई दूसरा पाथ मिल जाता है और जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो लोड तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, मतलब वो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बाईपास हो जाता है किसी दूसरे पाथ से, शॉर्ट पाथ से, छोटे पाथ से। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, क्लोज सर्किट में जो लोड होता है वहाँ तक करंट पहुँच पाता है, ओपन सर्किट में नहीं पहुँच पाता, शॉर्ट सर्किट में भी नहीं पहुँच पाता। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट वैसा ही है जैसा कई बार हमारे घरों में कुछ इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाते हैं तो जो हम सॉकेट लगाते हैं, सॉकेट में लगाते ही वहाँ पे कुछ स्पार्किंग होती है और वो बर्न हो जाता है। ठीक है, तो वो शॉर्ट सर्किट का ही एग्जांपल है एक। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। ठीक है, अब ठीक है, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या होता है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे तीनों बल्ब हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, एक सिंगल क्लोज पाथ बनता है। ठीक है, सीरीज सर्किट में क्या रहता है, एक सिंगल क्लोज पाथ बनता है। देखो यहाँ पे एक सिंगल क्लोज पाथ है। ठीक है, लेकिन जो पैरेलल सर्किट होते हैं उसमें सिंगल क्लोज पाथ नहीं होता है। ठीक है, एक क्लोज पाथ ये हुआ, दूसरा करंट के लिए ये वाला हुआ, तीसरा ये वाला हुआ, मतलब हर एक लोड के लिए अलग क्लोज पाथ बनता है पैरेलल सर्किट में। ठीक है, लेकिन सीरीज सर्किट में क्या होता है, एक ही क्लोज पाथ बनता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो सीरीज सर्किट में जो हमने कनेक्ट करेंगे, पहले एक को कनेक्ट करेंगे, एक के बाद फिर दूसरा कनेक्ट करेंगे, दूसरे के बाद फिर तीसरा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो सीरीज सर्किट में जो डिसएडवांटेज रहता है वो क्या है कि जैसे सपोज इसमें से कोई सा, ये हमारा सीरीज सर्किट है। ठीक है, इसमें कोई सा लोड हमारा ख़राब हो गया। ठीक है, जैसे सपोज ये वाला लोड हमारा ख़राब हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, जो करंट का फ्लो है वो बंद हो जाएगा इसमें। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि देखो जब यहाँ से देखो करंट का पाथ तो है। ठीक है, यहाँ तक लोड तक गया वहाँ पाथ है, यहाँ इस वाले तक पाथ है। अब जब ये ख़राब हो गया तो यहाँ पे पाथ नहीं है। ठीक है, तो जब पाथ नहीं है करंट का, सर्किट में पाथ नहीं रहता है तो क्या बन जाता है, ओपन सर्किट बन जाता है। ठीक है, और ओपन सर्किट में भी मैंने पीछे बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए जो हम घरों में हमारे वायरिंग होती है वो पैरेलल सर्किट में होती है। ठीक है, सीरीज सर्किट में इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर सपोज़ हमारे घर में बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं, फ़ैन होते हैं, कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर वो सबका सब सीरीज़ कनेक्शन में लगा रहेगा तो क्या होगा, अगर एक बल्ब भी ख़राब होगा तो हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं घर में सारे के सारे वर्क करना बंद कर देंगे। ठीक है, एक ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारे घरों में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी रेटिंग्स अलग अलग होती है। ठीक है,
अब जैसे जो एक बल्ब है और जो एक एयर कंडीशनर है या जो एक रेफ्रिजरेटर है या एक टीवी है, इन सब की क्या है रेटिंग्स अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पहले ये देख लो। इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जो करंट रहता है सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट रहता है, और जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं उसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे अब मैंने अभी बताया कि हम घरों में पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं, सीरीज़ वाला नहीं करते हैं, ठीक है। उसका एक रीज़न ये भी होता है, क्यों? क्योंकि जैसे हमारे सपोज़ टीवी है और बल्ब है, ठीक है। तो जो टीवी है और जो बल्ब है दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होगी करंट के लिए, ठीक है। टीवी को ज़्यादा करंट चाहिए होगा, बल्ब को कम करंट चाहिए होगा। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल ले लें एसी का, ठीक है। तो जो एसी है उसको और ज़्यादा करंट चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन सीरीज़ कनेक्शन में क्या रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है। तो अगर मान लो ये टीवी है, ठीक है, ये मैंने टीवी लगा दिया और ये बल्ब लगा दिया और एक एसी लगा दिया, ठीक है। टीवी, बल्ब और एसी तीनों को मैंने सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो एसी है उसके करंट की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इस पूरे सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। अब जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा तो बल्ब की तो रिक्वायरमेंट कम है, तो बल्ब क्या होगा, वो वैसे भी ख़राब हो जाएगा, और जो टीवी है वो भी ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो करंट रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, एसी की बहुत ज़्यादा है, और सीरीज़ कनेक्शन में करंट कांस्टेंट रहता है, जिस वजह से ये दोनों चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अब जब सीरीज़ कनेक्शन में एक भी कोई कंपोनेंट ख़राब होता है तो वो क्या हो जाता है, सर्किट ओपन हो जाता है और करंट फ्लो करना बंद कर देता है, यानी इसमें हमारा कोई भी कंपोनेंट नहीं चल पाएगा, ठीक है। लेकिन जो पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, करंट वेरी कर सकता है। इसलिए अगर मैंने सपोज़ यहाँ पे टीवी लगाया, यहाँ पे बल्ब लगाया और यहाँ पे मैंने एसी लगा दिया, ठीक है। तो टीवी की अलग करंट रिक्वायरमेंट है, वो उसको अलग करंट मिलेगा, बल्ब की अलग करंट रिक्वायरमेंट है, उसको अलग मिलेगा, और एसी की अलग रिक्वायरमेंट है तो एसी को अलग करंट मिलेगा, ठीक है। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट उसको पैरेलल कनेक्शन में वैसा सप्लाई मिल पाता है, ठीक है। इसलिए हम घरों में पैरेलल सर्किट यूज़ करते हैं, सीरीज सर्किट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ थी जो हम एमीटर यूज़ करते हैं ना, एमीटर, देखो एमीटर को हम सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। अब एमीटर का यूज़ किस लिए होता है, टू मेज़र करंट, ठीक है। एमीटर का यूज़ होता है करंट मेज़र करने के लिए। अभी मैंने बताया कि जो सीरीज़ कनेक्शन है उसमें करंट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब सपोज एमीटर को हम पैरेलल में लगाएं, हमें कोई सर्किट है हमारा, उसमें हमें करंट मेज़र करना है और एमीटर को हम पैरेलल में लगा दें, ठीक है। एमीटर का काम क्या है, करंट मेज़र करना। अब पैरेलल में तो करंट कांस्टेंट रहता नहीं है, तो जो एमीटर है वो अलग अलग वैल्यूज़ शो करेगा, ठीक है। ये वैसे तो शो ही नहीं करेगा, लेकिन अगर थ्योरेटिकली अगर इसको आइडियली माने तो अलग अलग वैल्यू शो करेगा, क्योंकि अलग अलग करंट रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए जो एमीटर होता है उसको सीरीज़ में लगाते हैं और जो वोल्ट मीटर होता है उसको पैरेलल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, मतलब जितना वोल्टेज यहाँ इन दो पॉइंट्स पे होगा उतना ही इन दो पॉइंट्स पे होगा और उतना ही इन दो पॉइंट्स पे होगा, ठीक है, और उतना ही इन दो पॉइंट्स पे होगा। मतलब हर इन पॉइंट्स पे जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, कल बताया था, तो वो पैरेलल कनेक्शन में सेम रहता है। इसलिए वोल्ट मीटर को जब कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, एमीटर को जब कनेक्ट करते हैं तो सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन में जो करंट होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। सबको क्लियर है इतना? सबको क्लियर है? वंश, सावरी, माधव, अंशिका, ठीक है। 4 लोग ही है क्या यहाँ पे? यहाँ पे मुझे 6 लोग दिख रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वो 6 लोग है कौन, लेकिन 6 लोग हैं यहाँ पे। अब जो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ,
ठीक है। अभी तक देखो हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, एक क्या था वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा क्या था करंट। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ओम्स लॉ है ये एक ये साइंटिस्ट के नेम, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनके नेम में ओम्स था, तो उन्होंने ये क्या करा था, ये जो वोल्टेज और जो करंट होता है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड करा था। ठीक है, एक रिलेशन डिस्कवर करा था, तो उन्हीं के नेम पे वो जो रिलेशन था उसका नेम पड़ गया ओम्स लॉ। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे बेसिक हमें पता होना चाहिए, जो सबसे बेसिक लॉ है वो ओम्स लॉ ही है। ठीक है, ओम्स लॉ के बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी हम स्टडी कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ओम्स लॉ ने ये जो साइंटिस्ट थे ओम्स, ठीक है, उन्होंने क्या डिस्कवर करा था कि जो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो करंट होता है किसी भी सर्किट में, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यानी अगर करंट इंक्रीज होगा तो जो वोल्टेज है वो भी अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे हम किसी सर्किट में, तो उस सर्किट में जो करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, या फिर अगर वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो जो हमारा करंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक लॉ है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस ये हैं कि जो हमारी टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर और जो बाकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें कांस्टेंट रहें, तब ये चीज़ ऑब्जर्व होती है कि जो वोल्टेज और जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर इसकी स्टेटमेंट क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इफ टेम्परेचर एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रिमेन सेम। कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी कंडक्टर के अक्रॉस किसी सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब कि जैसे सपोज एक ये सर्किट है, ठीक है, ये एक वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है, और इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा होगा आई। ठीक है, तो ये मेरा कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरा कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कल ही हमने डिस्कस करा था। ठीक है, तो ये जो हमारा कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा, मतलब यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा या जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब इस कंडक्टर से जितना करंट फ्लो हो रहा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये है हमारा ओम्स लॉ, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम इक्वल्स टू लगाने के लिए हमें उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो होता है 1/r। ठीक है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी था, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमने इक्वल्स टू लगाया, वी वहीं पे है, तो इसमें हमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे वो कांस्टेंट है 1/r। ठीक है, और यहाँ पे जो r है, r का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वो जो कंडक्टर था उसका रेजिस्टेंस क्या था। तो यहाँ से अगर हम r को ट्रांसपोज करें तो जो r की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है v/i। ठीक है, अब ये जो r रेजिस्टेंस है ये क्या होता है अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाकी ओम्स लॉ क्लियर है सबको?
सिर्फ 3 लोग बचे। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस। अभी ये मैंने बताया था नहीं, ये जो 1/r जो कांस्टेंट है यहाँ पे r, ठीक है, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, देखो रेजिस्टेंस का अगर वर्ड का मीनिंग देखा, रेजिस्टेंस मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, ठीक है, रेजिस्ट करना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, कोई सा भी कंडक्टर हो, ठीक है, उसकी वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट को उसमें पास होने से रजिस्ट करे या उसमें कुछ अपोज करे उसका। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, वो होता है रेजिस्टेंस। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये होता क्यों है। ठीक है, जैसे सपोज ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, और ये उसके अंदर कुछ एटम्स हैं, एटम्स तो बहुत सारे होंगे, मतलब मैं कुछ बना रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ एटम्स हैं, ठीक है, और ये जो डॉट्स वाले हैं ये क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडक्टर, और ये होगा हमारे एटम्स। ठीक है, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो कल हमने डिस्कस करा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका फ्लो होता है। ठीक है, अब सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर ये किसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है, सपोज ये इस डायरेक्शन में फ्लो करना है इनको, ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो को मान लो सपोज ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इधर फ्लो करेगा तो ये क्या होगा, इस एटम से टकराएगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ इसे अपोज मिला, वो उस इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रैवल करना था, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होंगे, ये इन एटम्स वगैरह से टकराएंगे। ठीक है, अब जब टकराएंगे तो उन्हें एक अपोजिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो अपोजिशन होता है ना इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जो अपोजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो कोई सा भी कंडक्टर हो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और उन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बहुत ही सारे एटम्स होंगे और बहुत सारे आयंस भी होंगे, एटम से आयंस। ठीक है, मतलब बाकी अदर पार्टिकल भी होंगे उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा। ठीक है, एटम्स होंगे, आयंस होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो क्या होगा, वो उन एटम्स वगैरह से टकराएंगे और उन्हें एक अपोजिशन मिलेगा, और उसी अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो अभी हमने जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पीछे देखा था वो क्या था, R = V/I। ठीक है, ये देखा था हमने। ठीक है, तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि अगर जो रेजिस्टेंस है वो न्यूमरेटर में है, करंट डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, तो जो करंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है समझ में आया। अंशिका, सावरी, गुनगुन, इन तीन को समझ में आ गया। वादववंश, ठीक है, सबकी समझ में आ गया। ठीक है, अभी देखो मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा कहीं पे तो जो करंट की वैल्यू है वो
कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अभी मैं तुम्हें क्या दिखाने जा रहा हूँ ना, एक सिमुलेशन दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे एक तो होता है रियल लाइफ, एक होता है सिमुलेशन। मतलब सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि हम वर्चुअली या डिजिटली हम वो चीज़ कर सकते हैं विदाउट, मतलब सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम, जैसे अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, अब हमारे पास लेबोरेटरी नहीं है, मतलब फिजिकल कंडीशन में हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वही एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं। तो ये जो आर मतलब रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ने पे जो करंट है वो डिक्रीज़ होता है, इसको करने के लिए हम मैं तुम्हें एक सिमुलेशन दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज क्या है मेरे पास यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज सोर्स है ये। ठीक है, क्या हुआ, हाँ ठीक है, ये मेरे पास एमीटर है जिसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, और ये डिस्प्ले है। ठीक है, मैं एमीटर से डिस्प्ले को कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि जो एमीटर की जो, अब एमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग देगा ना, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो वो वैल्यू जो है वो डिस्प्ले में शो होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर क्या है, जिसके पास रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स जहाँ से हम पावर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेज़र करता है। ठीक है, और ये हमारी एक और डिस्प्ले है जो इस वोल्ट मीटर मेज़र करेगा उसकी वैल्यू बताएगी। ठीक है, अब इसके हम कनेक्शन करते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डीसी वोल्टेज सोर्स है पहले मैं इसको एमीटर में कनेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं इसको रजिस्टर में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और रजिस्टर को मैं फिर दोबारा इधर कनेक्ट कर दे रहा हूँ डीसी वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, अब देखो जो मेरा सर्किट हुआ वो क्या हुआ, मैंने एक डीसी वोल्टेज सोर्स लिया है और जो इससे वायर जा रही है वो रजिस्टर में जा रही है, रजिस्टर से फिर दोबारा से मैंने इसको डीसी वोल्टेज सोर्स से उसका दूसरा टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो एमीटर है उसको क्या कर रखा है, देखो सीरीज कनेक्शन में लगा रखा है। ठीक है, देखो जो एमीटर है और जो रजिस्टर है, ठीक है, वो दोनों क्या है, सीरीज कनेक्शन में है। ठीक है, मैंने बताया था ना, जो एमीटर है उसको सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं हम। ठीक है, और दूसरा जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसको हम पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी मेजर करना है मेरे को, तो मैं पैरेलल में कनेक्ट करूँगा इसे। ठीक है, अब इनकी वैल्यू सेट कर लेते हैं कि हम इनसे क्या क्या वैल्यू देंगे। ठीक है, मैं इसे वोल्टेज की वैल्यू दूंगा 100 वोल्ट्स वैल्यू दूंगा मैं इसे। ठीक है, वोल्टेज को मैंने 100 वोल्ट्स यहाँ पे वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब जो रजिस्टर है, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दूंगा मैं। ठीक है, ओम्स में, देखो यहाँ पे भी दिख रहा होगा तुम्हें शायद, रेजिस्टेंस आर ओम्स में इसकी वैल्यू देते हैं। और मैं इसे वैल्यू दे रहा हूँ सपोज 20 ओम दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे रेजिस्टेंस में 20 ओम वैल्यू दे रहा हूँ, यानी जो मेरा डीसी वोल्टेज सोर्स है वो 100 वोल्ट्स का हो गया, और जो मेरा रजिस्टर है, मतलब डीसी वोल्टेज सोर्स का जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 हो गया, 100 वोल्ट्स का, और रजिस्टर जो है मेरा उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई वो हो गई 20 ओम्स। ठीक है, तो अब जो मेरा वोल्ट मीटर है उसकी जो रीडिंग आनी चाहिए वो 100 वोल्ट्स आनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको 100 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। अब इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे जो मेरा वोल्ट मीटर में मैंने जो रीडिंग आई, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग आई वो कितनी आई, 100 आई। ठीक है, 100 यहाँ पे रीडिंग है। ठीक है, सबको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देखो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, और जो मेरी एमीटर की रीडिंग है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, यानी मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 का है और जो
करंट आया है इसमें, जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें क्या दिखाने के लिए लाया था कि रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर, ठीक है, मुझे तुम्हें ये दिखाना था, रेजिस्टेंस को बढ़ाने पे जो हमारा करंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा। पहले मैंने देखो इसका रेजिस्टेंस कितना रखा था, 20 ओम रखा था, अब मैं इसको कम कर दूंगा। ठीक है, सॉरी बढ़ा दूंगा मैं इसको, पहले 20 ओम था, अब मैं इसको बढ़ा के 50 ओम कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो मेरा करंट है वो कम हो जाना चाहिए, पहले 5 ओम आया था अब कम होना चाहिए। ठीक है, इसको दोबारा से रन करते हैं, तो देखो अब जो मेरा करंट है वो कितना हो गया, 2 एम्पियर्स हो गया। ठीक है, एक बार और करके देखते हैं। अभी मेरा 50 ओम्स था रेजिस्टेंस, अब इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, मैं इसे 70 ओम्स कर देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस मेरा 70 ओम्स हो गया। अब देखते हैं अब करंट कितना होगा, पहले 2 ओम था, रेजिस्टेंस मैंने और बढ़ा दिया, अब जो मेरा करंट आया वो कितना आया, 1.429 करंट आया। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ मेरी जो करंट की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा कि अगर रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएं तो जो करंट की वैल्यू है वो कम होती जाती है। ठीक है, अब जो मेरा उससे पहले जो ओम्स लॉ हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उसका भी थोड़ा देख लेते हैं। हम क्या करेंगे कि जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और करंट की वैल्यू देखते हैं कि बढ़ती या नहीं बढ़ती, क्योंकि अभी हमने ओम्स लॉ में ये पढ़ा था ना कि जो वोल्टेज है या जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब अगर हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, तो करंट को भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब जो इसका रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम अनचेंज रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, हम वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं। अभी हमारा 100 था, ठीक है, 100 वोल्ट्स पे हमारा जो करंट था वो कितना था, 1.4 एम्पियर था। ठीक है, अब हम इसे बढ़ा के 200 वोल्ट्स कर देते हैं, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम इसे 200 वोल्ट्स कर देते हैं। ठीक है, देखो जो हमारा करंट था वो बढ़ गया, 2.857 हो गया, जबकि हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इंक्रीज़ करा तो करंट भी इंक्रीज़ करा। एक बार और इंक्रीज़ करते हैं, अभी इसे 300 वोल्ट्स कर 450 वोल्ट्स कर देते हैं। ठीक है, देखो 450 वोल्ट्स करा तो हमारा जो करंट था वो फिर से बढ़ गया, 6.4 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा कि जब ओम्स लॉ में क्या है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा करंट इंक्रीज़ होते जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो करंट हमारा डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने तुम्हें अभी दिखाई, सबको समझ में आ गया? माधव, अंशिका, सावरी, वंश, 4 लोगों का आ गया, लेकिन है यहाँ पे 6 लोग। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करेगा, मतलब उसको फ्लो होने से रोकेगा। ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें दिखाया जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा था इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम हो रही थी, मतलब उसको रेजिस्टेंस मतलब उसको अपोजिशन बढ़ते जा रहा था इलेक्ट्रिक करंट का, वो कम होते जा रहा था। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। ये मैंने तुम्हें बताया नहीं था दिखाने, मतलब वो सिमुलेशन दिखाने से पहले तुम्हें बताया नहीं था। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम्स। ठीक है, ओम्स जैसे हम मेज़र करते हैं ना वेट को किलोग्राम में, तो रेजिस्टेंस को हम ओम्स में मेज़र करते हैं, OHM ओम। ठीक है, और इसके लिए एक सिंबल है ओमेगा। ठीक है, इस सिंबल का नेम है ओमेगा, जिससे ओम को डिनोट करते हैं, लेकिन जब इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ओम ही करते हैं, इसको ओमेगा नहीं बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन I। ठीक है, वोल्टेज अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो जो रेजिस्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट क्या है, ओम। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वोल्ट, और करंट की क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वोल्ट पर
एम्पियर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है रजिस्टर। रेजिस्टेंस तो हो गया। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक सिंपली कंपोनेंट है जिसके पास प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, मतलब ऐसा कंपोनेंट जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे और साथ में कुछ रेजिस्टेंस भी ऑफर करे। ठीक है, अ कंपोनेंट दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट बट ऑल्सो ऑफर सम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज रजिस्टर। मतलब एक डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लगाया था ना अभी, यहाँ पे जो मैंने ये लगा रखा है, देखो ये क्या है, ये भी एक रजिस्टर है। ठीक है, मतलब एक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को तो पास होने देता है अपने अंदर से, लेकिन उसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है। ठीक है, जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया वो रजिस्टर का सिंबल था। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल था। रियल लाइफ में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, मतलब ये अलग अलग टाइप का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो इन पे रिंग्स बनी हुई है ना, इनका भी पूरा एक मतलब होता है। ये जो रेजिस्टेंस है इनके ऊपर ये जो रिंग्स हैं, या अलग अलग कलर की रिंग्स होती हैं जिनसे हमें पता चलता है इनकी वैल्यू क्या है। जैसे ही मैं वहाँ पे 70 ओम डाल रहा था। ठीक है, जैसे सपोज अगर मेरे पास कोई ये अगर इसमें 3 अलग रंग की रिंग्स हैं और इसमें अलग अलग रंग की 5 रिंग्स हैं। ठीक है, अलग अलग कलर की 5 रिंग्स हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। ठीक है, तो ये होते हैं रजिस्टर्स। कुछ ये भी रजिस्टर्स है, शायद तुमने कहीं देखे होंगे इसमें से कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये रियल लाइफ में रजिस्टर कैसे दिखते हैं वो हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ये तो जो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं आसपास, ये वाले रजिस्टर्स हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इनके सिंबल कैसे हैं। देखो, अब जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं। क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या तुम लोगों का भी? ठीक है, सब सही चल रहा है ना? ठीक है, देखो अब जो रजिस्टर होते हैं ना वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स रजिस्टर, एक होता है वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, तो जो फिक्स रजिस्टर होता है वो यही वाले फिक्स रजिस्टर होते हैं और उसका सिंबल कुछ हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और जो अगला जो टाइप होता है वो होता है वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, उसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल इस टाइप का होता है। और एक रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल, मतलब इसके ऊपर ये स्लाइडर है। ठीक है, तो इसकी हम इधर उधर से स्लाइड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कम ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन ये वाला जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू पूरी फिक्स रहती है। अगर ये सपोज 100 ओम्स का है, अगर ये 100 ओम्स का है तो ये 100 ओम्स का ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक रियोस्टेट एक डिवाइस होता है जिसमें हम अलग अलग, मतलब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अगर तुम्हें दिख रहा हो 50 ओम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यानी इसका हम 0 से 50 ओम तक इसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब ये जो स्लाइडर दिख रहा है ना, स्लाइडर को इधर करते जाएंगे वैल्यू इसकी कम होती जाएगी, उधर करते जाएंगे वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी। मतलब 0 to 50 इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ये रियोस्टेट होता है। दोनों का काम वही है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, यहाँ पे जो फिक्स रजिस्टर होता है उसका सिंबल ऐसा होता है, और जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना।
जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर्टी है, जो रजिस्टर है वो एक फिजिकल डिवाइस है या फिजिकल कंपोनेंट है जिसके पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, एक सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, और जो रजिस्टर है वो क्या है, वो डिवाइस है जिसके पास रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जो फिक्स्ड रजिस्टर और फिक्स रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो यही होता है, दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, उसका सिंबल ऐसा होता है, लेकिन उसका जो डिवाइस होता है उसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और जो मैं अभी यूज़ कर रहा था वहाँ पे सिमुलेशन में, जो मैं यूज़ कर रहा था देखो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड वाले को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो फिजिकल हार्डवेयर तो है नहीं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। उससे कंपेयर मत करना इन सारी चीज़ों को। ठीक है, जो अभी मैं कर रहा था सिमुलेशन में वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, उसमें हम सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन उसको इन सारी चीज़ों से कंपेयर मत करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अभी हम फिर से ओम्स लॉ पे आ जाते हैं। अभी ओम्स लॉ कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, वो ओम्स लॉ के बीच में रेजिस्टेंस एक टॉपिक था, इसलिए उसको रेजिस्टेंस बताना था। ओम्स लॉ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टेटमेंट जो था उसका वो कंप्लीट है। अब देखो जो ओम्स लॉ है उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, मतलब उसके जैसे जो ग्रेविटेशनल लॉ था ना हमारा, वो क्या है, एक यूनिवर्सल लॉ है। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो यूनिवर्सल लॉ है, मतलब उसे हम हर जगह हर कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन जो ओम्स लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ठीक है, ये हर कंडीशंस में अप्लाई नहीं कर सकते हम, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या हैं? ओनली सर्टेन वायर्स एंड कंडक्टर्स ऑफ मेटल्स एंड अलॉय ओबेज ओम्स लॉ, दीज आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। मतलब कुछ ही ऐसे कंडक्टर्स और वायर्स होते हैं जिन पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कई सारे ऐसे मटेरियल है जिन पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और उनमें क्या क्या आता है, हमारा सेमीकंडक्टर आते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं ना, उन पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। ठीक है, और जैसे जो हमारे घरों में CFLs होते हैं। ठीक है, CFLs हो गए, जो ट्यूब लाइट्स होती हैं, मतलब इन सारी चीज़ों पे जो ओम्स लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है कुछ ही गिने चुने कंडक्टर्स पे। ठीक है, अब उसमें क्या क्या आ गया, कॉपर, आयरन, इन सारी चीज़ों के जो कंडक्टर्स हैं वो आते हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन ये है कि जब ये जो ओमिक कंडक्टर्स जिन्हें हम बोल रहे हैं, जिन पे एप्लीकेबल होता है, उन पे भी तभी एप्लीकेबल होता है जब टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, जैसे सपोज अभी मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था, तो जो मेरा टेम्परेचर था वो था 28 डिग्री सेल्सियस था मेरा टेम्परेचर। ठीक है, तो मैंने देखा कि हाँ एप्लीकेबल हो गया। लेकिन अगर मैं सपोज उसी चीज़ को मैं 100 डिग्री सेल्सियस में अप्लाई करके देखूँगा, तो मेरे को जो रिज़ल्ट है वो कुछ और मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये टेम्परेचर चेंज होने से वो ओबे नहीं करा, किसने, ओमिक कंडक्टर्स ने भी ओबे नहीं करा वो लॉ। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये है ना हमारा ओम्स लॉ कि वोल्टेज बढ़ने पे करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया या टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें अगर चेंज होती रहेंगी तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V ये नहीं देखेंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस थे ओम्स लॉ के। ठीक है, समझ में आ गया सबको?
लिमिटेशन समझ में आ गए? ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट है वी आई ग्राफ। ठीक है, मतलब ये जो ओम्स लॉ है ये किस चीज़ के बीच में रिलेशन दिखाता है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। ठीक है, मतलब आई और वी के बीच में ये रिलेशन दिखाता है, मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये रिलेशन है। ठीक है, लेकिन जब हम वी और आई के बीच में ग्राफ बनाते हैं ना, तो कैसे बनता है? देखो, जैसे हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाते हैं ना यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो क्या बनता है? ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं हम। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या बनता है? वो एकदम स्ट्रेट बनता है। गलत हो गया, स्ट्रेट नहीं बनाइए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एकदम स्ट्रेट बनता है। ठीक है, कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम बनाते हैं तो वो एकदम क्या बनता है? एकदम स्ट्रेट बनता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और ये जो यहाँ पे मिलता है वो मिलती है हमें स्पीड। ठीक है, सेम उसी तरीके से जब हम आई और वी के बीच में ग्राफ बनाते हैं, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट फिर से नहीं बनी है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनती है जैसे इसमें। और जो हमें ये लाइन से मिलता है वो क्या मिलता है? रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, मतलब सेम एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर ओमिक कंडक्टर्स इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब जब हम वोल्टेज और करंट के बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन से क्या डिनोट करती है? रेजिस्टेंस को। ठीक है, अभी ये जो वी आई ग्राफ है ये हम बना के देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, ये मैंने टेबल ले रखा है, वोल्टेज है, करंट है। हम इसमें क्या करेंगे? वोल्टेज की 4 रीडिंग्स लेंगे। ठीक है, 4 अलग अलग रीडिंग्स लेंगे वोल्टेज की, और फिर देखेंगे हम कि करंट की क्या क्या रीडिंग्स आ रही है। ठीक है, तो फिर वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ को ग्राफ में पुट करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, सिमुलेशन पे आ गए हम फिर से। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम एक फिक्स कर दे रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 100 ओम्स लिख दी। ठीक है, अब देखो हम वोल्टेज की वैल्यू इसमें सबसे पहले लिख देते हैं। सपोज 200 वोल्ट्स इसमें हमने लिख दी पहली वैल्यू। वोल्टेज की पहली वैल्यू हमने लिखी 200 वोल्ट्स। ठीक है, यानी वोल्टेज की हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 200। ठीक है, अभी देखते हैं कि जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आती है। इसको रन करते हैं। ठीक है, देखो जब हमने वोल्टेज की वैल्यू थी, जब हमने 200 वोल्ट्स रखी थी, जो करंट की वैल्यू थी वो कितनी आई? 2 एम्पियर आई। ठीक है, यानी करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आई। अब वोल्टेज की वैल्यू अलग लिखते हैं कोई, सपोज इसमें हम लिख दे रहे हैं 150 वोल्ट। ठीक है, इसको रन करते हैं तो 150 वोल्ट्स पे करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.5। ठीक है, 150 वोल्ट्स पे करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.5। ठीक है, इसमें फिर से लिखते हैं कोई अलग वैल्यू। सपोज यहाँ पे हम लिख रहे हैं 500। ठीक है, और इसको रन कर दिया। ठीक है, तो 500 वोल्ट्स पे करंट की वैल्यू आई 5 एम्पियर। ठीक है, 500 वोल्ट्स पे करंट की वैल्यू आई 5 एम्पियर। अब एक और वैल्यू, लास्ट वैल्यू ले लेते हैं, 50 ले लिया हमने। चलो 50 रहने दो, कुछ भी ले सकते हैं हम इसमें। 450 ले लिया हमने। ठीक है, करंट की वैल्यू आई 4.5। ठीक है, 450 पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू 4.5। ठीक है, 450 करंट की वैल्यू 4.5। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके एक चार्ट बनाते हैं। देखो हमने क्या करा, जब इन करंट वोल्टेज और करंट के बीच का जब हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये वोल्टेज शो कर रहा है और यहाँ पे करंट शो कर रहा है, तो हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली। ठीक है, यानी देखो हमारा पहला क्या था इसमें, एक मिनट और दूसरा वाला शो करते हैं। हाँ ये सही है। ठीक है, देखो जो हमारी पहली वैल्यू थी, हमने ली थी, वोल्टेज लिया था यहाँ पे 200 वोल्ट्स, यहाँ पे हमने 200 वोल्ट्स ले रखा है, तो जो करंट आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, 2 एम्पियर्स। ठीक है, दूसरा हमने वोल्टेज लिया 150, वोल्टेज ये है 150 और करंट कितना है 1.5। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, थर्ड हमने वोल्टेज लिया था 500, तो वोल्टेज है ये 500, करंट की वैल्यू वोल्टेज है ये 500, करंट की वैल्यू है 5। ठीक है, वोल्टेज 500, करंट की वैल्यू 5। वोल्टेज 450 लिया, वोल्टेज 450 यहाँ पे है, करंट की वैल्यू 4.5। ठीक है, तो जब हमने वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बनाया, VI ग्राफ बनाया, तो हमें क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ ओमिक कंडक्टर के लिए। जो ओम्स लॉ जो ओबे करते हैं उनके लिए जो VI ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो एक चीज और है, देखो अब इसमें क्या है, जो हमने वोल्टेज लिया, ठीक है, वोल्टेज क्या है 200 और करंट क्या है 2। ठीक है, तो अभी जो हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे ना हम, तो रेजिस्टेंस में हमें क्या देखा था, V/I होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हर जगह रेजिस्टेंस कांस्टेंट आएगा। कैसे, देखो हमारा जो वोल्टेज है वो कितना, 200 डिवाइड करेंगे 2 से, 200 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, कितना आएगा, 100 आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले में देखते हैं 150 डिवाइडेड बाय कितना है, करंट कितना है 1.5। हमने क्या करा है यहाँ पे, फिर से वोल्टेज अपॉन करंट कर रहे हैं हम यहाँ से, तो 150 अपॉन डिवाइडेड बाय 1.5, फिर से हमारा 100 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा 500 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, फिर से हमारा 100 आया। और नेक्स्ट क्या है हमारा 450 डिवाइडेड बाय 4.5, फिर से क्या आया हमारा 100 आया। मतलब जब हम वोल्टेज अपॉन करंट कर रहे हैं वो किसी भी कंडीशन में, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में, फोर्थ केस में, ठीक है, जब हमने वोल्टेज अपॉन करंट करा तो हमें क्या मिला, 100 मिला, 100 ओम्स मिला। ठीक है, और देखो जब हम यहाँ सिमुलेशन कर रहे थे तो जो रेजिस्टेंस की जो हमने वैल्यू ली थी वो कितनी ली है, यहाँ पे 100 ली है। ठीक है, 100 ओम्स ली है। ठीक है, सबको क्लियर है? यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो हमने 100 लिया है, तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और वो जो कांस्टेंट है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, और वो कांस्टेंट रहता है, इसी का रीज़न है कि यहाँ पे जो ग्राफ बना है वो एक स्ट्रेट लाइन बनी है। ठीक है, अगर वो रेजिस्टेंस हर बार 100 नहीं आएगा तो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे हम यूनिफॉर्म मोशन में देखते हैं ना, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, इसलिए उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। ऐसे ही जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे कांस्टेंट था V और I के ग्राफ में, इसलिए वो एक स्ट्रेट लाइन बनी है।
क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज 0.75 एम्पियर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस इस, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको सॉल्व करो सभी लोग। तुम्हें क्या है क्वेश्चन में, करंट फ्लोइंग 0.75 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, तुम्हें फाइंड करना है रेजिस्टेंस। सभी करो। अंशिका का आया 4 ओम, माधव का आया 4 ओम, और किसी का? सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया 4 ओम, और किसी का? वंश का आया 4 ओम, गुनगुन का आया 4 ओम। आंसर किसका नहीं आया? साबरी का। ठीक है, सबका आंसर 4 ओम आया। इसका आंसर 4 ओम ही है। ठीक है, इसमें हमें वही करना था, हमें क्या फाइंड करना था? आर फाइंड करना था। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, ये फाइंड करना था हमें। तो जो v की वैल्यू है वो हमें दे रखी थी, i की वैल्यू भी दे रखी थी, तो दोनों को डिवाइड करके r की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाउ मच करंट विल अ टॉर्च बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 3 वोल्ट बैटरी इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1.2 ओम? टू 2.5 ओम। सावरी का आंसर 2.5 ओम क्यों है? माधव का आंसर 2.5 एम्पियर, अंशिका का खाली 2.5 है। एक का आंसर ही नहीं आया यहाँ पे वंश का। देखो इसमें भी हमें वही सेम करना है। क्या करना है यहाँ पे? हाउ मच करंट विल अ टॉर्च बल्ब ड्रॉ, मतलब करंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो R इक्वल्स टू क्या होता है? V बाय I होता है। ठीक है, यहाँ से I क्या हो जाएगा? V अपॉन R। ठीक है, I इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, तो वोल्टेज कितना दे रखा है हमें? I इक्वल्स टू हो जाएगा, वोल्टेज है 3 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 1.2। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 2.5।
एम्पियर। ठीक है, ठीक है, आज जितना किया हमने सबको क्लियर है? वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, सबको क्लियर है?